आज हम राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में पढ़ेंगे द मेकिंग ऑफ इटली यानी यूनिफिकेशन ऑफ इटली, इटली का एकीकरण। तो ये मैप है हमारे पास, ये इटली के यूनिफिकेशन से पहले का मैप है, यानी इटालियन स्टेट्स बिफोर यूनिफिकेशन 1858। तो हम पढ़ते हैं यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इटली वॉज डिवाइडेड इंटू 7 स्टेट्स ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी। जो इटली है, हम देखते हैं कि यूनिफिकेशन से पहले जो था वो इटली, यानी ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी, यानी जो 19वीं सदी के मध्य में इटली क्या था, वो 7 राज्यों में बटा हुआ था, यानी 7 स्टेट्स में बटा हुआ था। ऑफ विच ओनली वन, सार्डिनिया पिडमोंट, वॉज रूल्ड बाय एन इटालियन प्रिंसली हाउस। तो उसमें से सिर्फ एक ही जो सार्डिनिया पिडमोंट वाला जो इलाका था, वो इलाका ही सिर्फ इटालियन प्रिंसली स्टेट्स का द्वारा रूल किया जा रहा था। यानी सिर्फ एक ही जगह जो थी वो इटालियन प्रिंसली स्टेट्स जो थी वहाँ पर रूल कर रही थी। बाकी सारी जो जगह थी, स्टेट्स थी, उन पर अलग अलग मल्टी डायनेस्टिक स्टेट्स जो थी वो रूल कर रही थी, यानी अलग अलग जो राजा थे वो रूल कर रहे थे। सिर्फ एक सार्डिनिया पिडमोंट ही एक ऐसा इलाका था जहाँ पे जो इटालियन प्रिंसली स्टेट यानी इटालियन राजघरानों का शासन था। बाकी सब पे अलग अलग डायनेस्टीज रूल कर रही थी। तो इटालियंस वर स्कैटर्ड ओवर सेवरल डायनेस्टिक स्टेट्स एज वेल एज द मल्टीनेशनल हैब्सबर्ग एम्पायर। तो ऑल द रीजन्स वर डोमिनेटेड बाय डिफरेंट किंग्स। तो हम देखते हैं कि एक ही जो स्टेट थी, वहीं पर जो एक ही एरिया था, वहीं पर सिर्फ सार्डिनिया पिडमोंट जो था, वहीं पर सिर्फ इटालियन प्रिंसली हाउस था। बाकी सब जगह पर अलग अलग डायनेस्टीज रूल कर रही थी। तो ऑल द रीजन्स वर डोमिनेटेड बाय डिफरेंट किंग्स। तो हम देखते हैं कौन कौन से अलग अलग डायनेस्टीज रूल कर रही थी। जो नॉर्थ वाला इलाका था वॉज अंडर ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग। तो हम देखते हैं ये जो नॉर्थ वाला, ये इटली का मैप है बिफोर यूनिफिकेशन। तो हम देखते हैं कि जो नॉर्थ वाला पोर्शन था वो हैब्सबर्ग यानी ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर जो था उसके द्वारा रूल किया जा रहा था, यानी दिस पोर्शन वाज रूल्ड बाय ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर। सेंटर वाज रूल्ड बाय पोप। सेंटर वाला जो पोर्शन था इटली का, सेंटर वाला पोर्शन जो था इटली का, ये पैपल स्टेट्स, दिस वाज रूल्ड बाय पोप। यहाँ पर पोप का राज था। तीसरा हम देखते हैं सदर्न रीजन, यानी साउथ वाला जो रीजन था इटली का, वो किसके अंडर आता था? जो साउथ वाला रीजन था वो किसके अंडर था? अंडर द डोमिनेशन ऑफ द बुर्बो किंग्स ऑफ स्पेन। यानी सदर्न रीजन जो था, हम साउथ वाला रीजन देखते हैं। ये साउथ वाला जो रीजन है ये किसके कब्जे में था? इस पे कौन राज कर रहा था? किंगडम ऑफ बोथ सिसिलीज, यानी यहाँ पे बुर्बो किंग्स जो थे ना स्पेन के, उनका रोल था। तो हमने देखा कि सिर्फ इटली का एक ही पोर्शन सार्डिनिया पिडमोंट वाला जो इलाका है, इस पे ही सिर्फ इटालियन प्रिंसली स्टेट्स का रूल था। बाकी इटली अलग अलग डायनेस्टीज द्वारा रूल किया जा रहा था। इटालियन लैंग्वेज हैड नॉट एक्वायर्ड वन कॉमन फॉर्म। तो जो वहाँ की लैंग्वेज थी इटालियन लैंग्वेज का भी जो एक फॉर्म नहीं था, यानी उसमें भी बहुत वेरिएशंस थी। वेरिएशंस कैसे थी? रीजनल एंड लोकल वेरिएशंस थी। यानी इटालियन लैंग्वेज हर जगह एक जैसी ना होकर हर क्षेत्र यानी हर रीजन में हर जगह पे जाकर उसकी अलग अलग फॉर्म्स हो जाती, अलग अलग प्रकार से बोली जा रही थी। तो यानी इटालियन लैंग्वेज की भी कोई एक कॉमन फॉर्म नहीं रह गई थी। रीजनली वो अलग अलग हो रही थी, उसमें डिफरेंसेस आ रहे थे। In the 1830s, Giuseppe Mazzini formed a secret society called Young Italy, an effort toward Italy unification.
तो हमने रेवोल्यूशनरीज में पढ़ा था, जो गुजिपी मैजिनी थे, ये कहाँ के गुजिपी मैजिनी जो थे वो कहाँ के रेवोल्यूशनरी थे, क्रांतिकारी थे, इटली के। तो उन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई, यंग इटली। ये एक स्टेप था उनका कि इटली की यूनिफिकेशन की तरफ। तो जो गुजिपी मैजिनी थे, इन्होंने एक बात भी बोली थी कि गॉड हैड इंटेंडेड नेशंस टू बी द नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड, यानी ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई थी, यानी नेशंस होने चाहिए। सो इटली कुड नॉट कंबाइन टू बी अ पैच वर्क ऑफ स्मॉल स्टेट्स एंड किंगडम, यानी इटली छोटे राज्यों और प्रदेशों की पैबंदों की तरह नहीं रह सकता। उसे जोड़कर राष्ट्रों के व्यापक गठबंधन के अंदर एकीकृत गणतंत्र बनाना ही था, यानी कि सो इटली कुड नॉट बी द कंटिन्यू टू बी द पैच वर्क ऑफ स्मॉल स्टेट्स एंड किंगडम, यानी इटली स्मॉल स्टेट्स एंड किंगडम का पैच वर्क नहीं रह सकता। इट हैड टू बी forged into a single unified republic within a wider alliance of nations। इसलिए इटली को स्मॉल स्टेट्स और किंगडम्स में ना रहकर उसको यूनिफाइड करना ज़रूरी है, ऐसा गुजिपी मजीनी का मानना था। उन्होंने बहुत एफर्ट किए, लेकिन जो 1830s में और 1848 में जितने भी अपराइजिंग्स हुई यानी विद्रोह हुए, वो इतने सफल नहीं हुए, इतने सक्सेसफुल नहीं हुए। ऑल रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग फेल्ड बोथ इन 1831 एंड 1848। अब जब ये इटली की यूनिफिकेशन के लिए में जो भी रेवोल्यूशनरी ने एफर्ट किया ये फेल हो गए, तो अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आई? सार्डिनिया पिडमोंट पर, क्योंकि सार्डिनिया पिडमोंट ही एक ऐसी स्टेट थी जहाँ पे इटालियन प्रिंसली स्टेट का रूल था। अब ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई सार्डिनिया पिडमोंट पे। तो नाउ सार्डिनिया पिडमोंट टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू यूनिफाई द इटालियन स्टेट थ्रू वॉर्स अंडर इट्स रूलर। अब इटालियन स्टेट को जो पूरी जिम्मेदारी सार्डिनिया पिडमोंट पे है, तो इसकी सारी जिम्मेदारी उसके रूलर यानी किंग विक्टर इमैनुअल सेकंड ने उठाई। उनके हिसाब से क्या था कि इटली का जो यूनिफिकेशन है, अगर इटली का यूनिफिकेशन होगा तभी इटली का डेवलपमेंट होगा, और तभी पूरे इटली पर पूरे इटली पर तभी आपका पॉलिटिकल डोमिनेंस होगा जब इटली यूनाइट होगा। यानी इटली के यूनिफिकेशन से ही इटली का डेवलपमेंट होगा और पूरे इटली पर पॉलिटिकल डोमिनेंस स्थापित होगा। तो सार्डिनिया पिडमोंट ने ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यूनिफिकेशन की उठाई। द मूवमेंट वॉज लेड बाय चीफ मिनिस्टर कावुर। ही स्पोक फ्रेंच बेटर देन ही डिड इटालियन। अब पूरे इस प्रोसेस को जो इटली के यूनिफिकेशन की मूवमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी किसने लीड किया इसको? कावुर ने, जो चीफ मिनिस्टर कावुर थे। अब जो कावुर थे ये ना तो रेवोल्यूशनरी थे ना डेमोक्रेट थे, ये ना तो क्रांतिकारी थे और ना ही ये जनतंत्र में विश्वास रखते थे, लेकिन ये फ्रेंच बहुत अच्छी बोलते थे इन कंपैरिजन टू इटालियन। कावुर की जो एक अच्छी रिलेशनशिप थी फ्रांस के साथ, तो इस रिलेशनशिप का कावुर ने एक फ़ायदा उठाया। Thus in 1859 सार्डिनिया पिडमोंट डिफीटेड ऑस्ट्रियन फोर्सेस, यानी विद द हेल्प ऑफ फ्रांस कावुर ने इस रिलेशनशिप का फ़ायदा उठाया और फ्रांस के साथ हेल्प लेकर उसने जो नॉर्थ में हमने देखा था किसका कब्जा था? ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग का कब्जा था। तो ये हैब्सबर्ग एम्पायर को यानी ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग को उन्होंने हरा दिया। तो विद द हेल्प ऑफ फ्रांस उन्होंने ऐसा किया। Thus Cavour had good relationship with France. Thus in 1859 Sardinia Piedmont defeated Austrian forces. उन्होंने ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हरा दिया। In 1860 under the leadership of Giuseppe Garibaldi they marched towards South Italy and the kingdom of two Sicilies। फिर एक नॉर्थ वाला हिस्सा तो उन्होंने आज़ाद करवा लिया था, अब वो साउथ की तरफ बढ़े विद द किसकी लीडरशिप में? गुजिपी गैरीबाल्डी की। वो साउथ इटली की तरफ बढ़े जहाँ पर किसका स्पेन के राजाओं का कब्जा था। तो अंडर द लीडरशिप ऑफ गुजिपी बेरेल्डी
they succeeded in winning the support of the local peasants to drive out the Spanish ruler. तो उन्होंने जो स्थानीय जो वहाँ के किसान थे उनका समर्थन पाकर उन्होंने स्पेनिश रूलर्स को वहाँ से भगा दिया. In 1861, Victor Emmanuel II was proclaimed king of United Italy. यानी 1861 में विक्टर इमैनुअल सेकंड को यूनिफाइड इटली का राजा घोषित कर दिया गया. तो जो इटली था वो अब क्या हो गया, यूनिफाइड हो गया.